हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं भावना। एमपी टेट वर्ग 1, 2 और 3 की तैयारी कर रहे शिक्षार्थियों के लिए आज का टॉपिक है जंतु एवं पादप कोशिका। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। लगभग 25 क्वेश्चन है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें कि साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की हमारी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 22वीं क्लास है। अगर आपने पिछले की मेरी सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे जाके वो सारी क्लासेस आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका कला बनी होती है। कोशिका कला जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जैसे कहते हैं, वो किससे बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन व लिपिड द्वारा, फास्फोलिपिड तथा ग्लाइकोलिपिड द्वारा, फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन के द्वारा, या फास्फोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड द्वारा। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन के द्वारा ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है। देखिए, कोशिका कला या कोशिका भित्ति बात एक ही है। सॉरी, कोशिका झिल्ली जो मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसे, वो एक ही चीज़ होती है। तो ये होती है फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोलिपिड अणु होते हैं। फास्फोलिपिड जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उभय संवेदी या फिर उभयधर्मी। तो देखिए ये गाइस होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये उभय संवेदी होते हैं। ठीक है, एम्फीफास्टिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, फास्फोलिपिड अणुओं के जल विरागी सिरे होते हैं ध्रुवीय, अध्रुवीय, उदासीन। ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए। ध्रुवीय, अध्रुवीय होते हैं, उदासीन होते हैं, या द्विध्रुवीय होते हैं। तो देखिए, फास्फोलिपिड अणुओं के जल विरागी सिरे ये होते हैं अध्रुवीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्रुवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली में संबंधित स्पेक्ट्रीन, साइटोक्रोम सी तथा एंजाइम इत्यादि उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण होते हैं? आंतर प्रोटीन के, बाह्य या परिधीय प्रोटीन के, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? ये बने होते हैं बाह्य तथा परिधीय प्रोटीन के। ठीक है, ये इनके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवा, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का इकाई कला प्रतिरूप प्रतिपादित किया है। किसने किया है? प्लाज्मा झिल्ली यानी कि जो कोशिका कला होती है कि संरचना, इसकी इकाई कला प्रतिरूप प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ऑप्शन देख लीजिए, डायसन, डेनियल तथा डाशर ने, रॉबर्ट्स ने, मिचल ने। तो इसका राइट आंसर गाइज हो जाएगा रॉबर्ट्स ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली की संरचना है। देखिए, द्रव मोज़ेक एक मॉडल है जिसके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली की संरचना किस प्रकार की है? अर्ध तरल प्रकार की, ध्रुवीय प्रकार की, इकाई कला प्रकार की, या माइशलर प्रकार की। तो इसका सही आंसर गाइस हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होती है अर्ध तरल प्रकार की। ठीक है, कैसी होती है? अर्ध तरल प्रकार की। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य दैहिक ताप पर प्लाज्मा झिल्ली की तरलता तथा अर्ध तरलता का कारण क्या है? सामान्य दैहिक ताप यानी कि सामान्य शरीर के तापमान पर जो होता है उस पे प्लाज्मा झिल्ली की तरलता या अर्ध तरलता का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए। लिपिड द्विस्तर की तरलता, ग्लाइकोलिपिड की तरलता, या फिर लिपिड द्विस्तर में बहुत सी असंतृप्त वसा अम्लों की उपस्थिति के कारण, या फिर ग्लाइकोफोरिन के रूप में आंतर प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य दैहिक तापमान पर ये होती है जो लिपिड द्विस्तर में बहुत से असंतृप्त वसा अम्लों की उपस्थिति के कारण होती है। प्लाज्मा झिल्ली की तरलता और अतरलता का कारण क्या होता है? ये। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली कार्य करती है, किस पे कार्य करती है?
किसके रूप में, ग्राहक प्रोटीन स्थल के रूप में, या फिर सीमांतक झिल्ली के रूप में, एक क्रियाशील सतह के रूप में, या उपर्युक्त सभी कार्यों के लिए। तो देखिए 8वां क्वेश्चन जो है वो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली कार्य किस प्रकार से करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कार्यों के लिए प्लाज्मा झिल्ली कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली पर कोशिका विशिष्ट संकेतक अथवा रासायनिक निर्धारक होते हैं, ये सहायता करते हैं, किस चीज में सहायता करते हैं। तो विशिष्ट उपापचयक जो उपापचयक पदार्थों को ग्रहण करने में होते हैं, अपनी समान कोशिकाओं को पहचानने में, या कोशिका संसंजन में, कोशिकीय अन्योन्य क्रिया में। तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये होते हैं गाइज अपनी समान कोशिकाओं को पहचानने में सहायता करती हैं, कौन से, प्लाज्मा झिल्ली पर जो कोशिका विशिष्ट संकेतक होते हैं या रासायनिक निर्धारक लगे होते हैं, वो अपने समान कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली से होकर अपशिष्ट पदार्थों के निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं प्लाज्मा झिल्ली से निकल जाते हैं, उनको, उसकी क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, या एफेगी। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा एफेगी। फोर्थ इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, एफेगी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिपिड द्विस्तर दोनों ओर बाहर निकले रहने वाले प्रोटीन, बाहर निकले रहने वाले, एक मिनट, इसका यहाँ पे नहीं, ये प्रोटीन नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है, प्रोटीन अणुओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षारीय प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, या लाइपोप्रोटीन। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड द्विस्तरीय दोनों ओर बाहर निकले वाले जो प्रोटीन अणु होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है आंतरीय प्रोटीन, इनको कहा जाता है आंतरीय प्रोटीन, यानी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर दीजिए, प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मौजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। देखिए द्रव मौजिक सिद्धांत जो हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, उसी के डिपेंड, मतलब ये वाला सिद्धांत किसने दिया था, क्या वैज्ञानिक का नाम क्या है, ये आपको बताना है। हाफमैन, सिंगर व निकोलसन, डेनियली व डावसन, या रॉबर्टसन। तो देखो इसका सही आंसर आपको बताना है और इसको याद भी रखना है कि ये किसने प्रतिपादित किया था, सिंगर व निकोलसन ने। ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है सिंगर व निकोलसन ने। अगला क्वेश्चन है, ER के अवयवों को देखा जा सकता है। देखिए ER के अवयवों को किस से देखा जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो ER क्या है, ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक मिनट, इसको मैं हिंदी में लिखूंगी क्योंकि ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है, चलिए राइटिंग पे मत जाइए, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है। तो ER का फुल फॉर्म पहले तो ये हो जाएगा। अब इसके हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, साधारण माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या फिर डिसेक्शन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर, इसको देख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किससे क्या बनता है। कोशिका विभाजन के समय ER से क्या बनता है, कोशिका कला, केंद्रक कला, या प्लाज्मा कला, जीव कला। तो इससे क्या बनता है ये आपको बताना है। तो इससे बनता है केंद्रक कला, किससे, ER से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से केंद्रक कला का निर्माण होता है जब कोशिका विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है 15वां, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ER शब्द का प्रयोग किया था। जी हाँ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सबसे प्रयोग करने वाले या खोजकर्ता कौन थे। तो उनका आपको नाम बताना है, पोर्टर थे, ड्यूब, पैलाडे, या मिशेल। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये थे पोर्टर। पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का प्रयोग पहली बार किया था और इसकी खोज भी इन्होंने ही की थी। अगला क्वेश्चन है,
16वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोशिका के अंदर की साइटोमेम्ब्रेन्स कोशिका कला का आवर्धन है। मेम्ब्रेन्स है, कोशिका कला का आवर्धन है, क्योंकि इन नलिकाओं की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन संरचना है। सभी कोशिकांग इन्हीं झिल्लियों से ढके रहते हैं। इन झिल्लियों की मोटाई प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई के समान होती है, या कुछ स्थानों पर ये झिल्लियां प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कोशिका के अंदर जो साइटोमेम्ब्रेन्स कोशिका कला होती है वो क्यों होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इन नलिकाओं की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन संरचना होती है, इस कारण से इनकी कोशिका कला का आवर्धन इसी के कारण होता है कोशिका के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक राइबोसोम का अवसादन स्थिरांक ATS है, उनकी उप इकाइयों का अवसादन स्थिरांक होगा। तो बताइए जो उप इकाइयों का अवसादन स्थिरांक है वो क्या होगा। यूकेरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है। 40S या 30S, 50 से 30S और 60 से 30S, 60 से 40S। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फोर्थ नंबर का ऑप्शन 60S से 40S तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम मदद करते हैं किसमें? अनुलेखन में, कोश की अपघटन में, प्रोटीन संश्लेषण में या प्रकाश संश्लेषण में। तो राइबोसोम का कार्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर गाइस बताइएगा। ये करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं राइबोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम के जलीय विश्लेषण से क्या बनता है? राइबोसोम के जलीय विश्लेषण से क्या बनता है? अम्लीय प्रोटीन तथा RNA, क्षारीय प्रोटीन तथा RNA और विभाजित प्रोटीन तथा RNA, प्रोटीन RNA तथा DNA। तो बताइए इसका गाइस राइट आंसर क्या होगा। राइबोसोम के जलीय विश्लेषण से बनते हैं विभाजित प्रोटीन तथा RNA बनता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या होगा अगर किसी कोशिका के सभी राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए? कोशिका के सभी जो राइबोसोम है उनको अगर नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। कोशिका में श्वसन हो पाएगा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, कोशिका संश्लेषण जो प्रकाश संश्लेषण होगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 20वें क्वेश्चन का गाइस आंसर बताइए। अगर राइबोसोम नष्ट हो जाती है कोशिका से तो क्या हो जाएगा। अभी आपने इसका आंसर बताया था, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण नहीं हुआ, क्योंकि राइबोसोम का कार्य यही होता है, वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण होता है किसके द्वारा? इसका आंसर बताइए। तो राइबोसोम के द्वारा, गोल्गी द्वारा या माइक्रोसोम के द्वारा, मीसासोम के द्वारा। तो इसका तो सभी को पता होगा, अभी हमने पढ़ा। तो ये राइबोसोम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है या इसका नाम सबसे पहले किसने दिया था? नाम देने वाले कोई अलग वैज्ञानिक थे और इसको सबसे पहले देखने वाले कोई अलग वैज्ञानिक थे। तो इनका हमें बताना है, आंत ने या आल्टमैन ने, रॉबर्ट हुक ने या ब्राउन ने। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले किसने देखा था ये आपको ध्यान में रखना है। पहले देखने वाले वैज्ञानिक थे आल्टमैन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रयोग करने वाले अलग ही वैज्ञानिक थे, तो उनका नाम है हुक ने, बेंदा ने या बिजमैन ने हर्टविग ने। तो इनका राइट आंसर नाम क्या हो जाएगा। ये जो एस बेंदा थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, देखा था किसने? आल्टमैन ने, और एस बेंदा ने इसका यूज किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज होता है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज गाइस क्या होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का 5 म्यू से 20 म्यू तक, 1.5 म्यू से 10 म्यू तक, 50 म्यू से 100 म्यू तक या 120 म्यू से 300 म्यू तक। तो गाइज इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये होता है 1.5 म्यू से 10 म्यू तक। जी हाँ, और म्यू आप जानते होंगे इस तरह से लिखा जाता है।
अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, एम्डन मेयरहॉफ पाथवे। तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और एग्जाम्स की दृष्टिकोण को देखते हुए ये क्लास आप लोगों के लिए सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई थी मैं, तो इनको आप एक बार और रिपीट कर सकते हैं। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं हम, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।